नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं स्पाइडी बातें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी कोशिशें होती हैं समाज के ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाने की जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिनके सरोकार हम सब पर असर डालते हैं। अब जैसे आज के ही वीडियो को ले लीजिए। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इस बात में कि जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस हवा पानी में हम सांस लेते हैं, जिनके बदले हमारा जीवन चलता है, उन तमाम चीज़ों को यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में इन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। एक साधारण लगने वाली असाधारण शख्सियत का नाम है दीवान सिंह। तो हमारी स्पाइडी बातें में आज के हमारे खास मेहमान हैं दीवान सिंह जी। आइए चलिए सीधे इनसे जुड़ते हैं। मेरी स्कूलिंग देहरादून से हुई थी, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज। सो दिल्ली से जब देहरादून जाता तो रास्ते में मैं देखता था कि 1984 में यमुना की जो हालत थी, जितनी बदबू आती थी, 1989 जब मेरा लास्ट ईयर था तो बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इससे मैं थोड़ा विचलित होता था कि ये मेरा शहर और इतना बुरा हाल है। तो वो अंदर थोड़ा बैठ गया था। बस वो पर्यावरण के प्रति एक शुरुआत वहाँ से एक कहीं अग्नि सी ज्वाला पैदा हुई और पूरी सही मायने में शुरुआत फील्ड में हुई थी 1999 में। उस दौरान कारगिल का अटैक हुआ था और बीबीसी कुछ फॉरेन मीडिया काफ़ी बायस्ड कवरेज कर रहे थे, जिससे कि इंडिया को एडवर्स लाइट में दिखाया जा रहा था, जबकि था मामला उल्टा, पूरा अटैक पाकिस्तान की तरफ से था। तो आई गॉट इन टच विद सम सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉरेन सेक्रेटरी जो इस टाइम जे.एन. दीक्षित थे, कई और लोग थे। तो आई आस्क्ड देम कि भाई ये क्या मामला सही है, बिल्कुल उल्टा दिखा रहे हैं और हम यहाँ मामला कुछ और है। तो दे सेड के बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं, पर क्या करें। तो मगर क्यों ना हम कुछ करते हैं, बीबीसी का ऑफिस भी है दिल्ली में। सो पूरी न्यूज़ देखी हमने, उसके पॉइंट्स बनाए किस तरह गलत है, एंड वी वेंट टू रेड क्रॉस बिल्डिंग जहाँ बीबीसी का ऑफिस है। मेमोरेंडम दिया उनको, उन्होंने हमें खास पूछा भी नहीं। तो बड़ा दुख हुआ। हमने कहा कि देखिए नेक्स्ट कदम विल हैव टू डू समथिंग स्ट्रॉन्गर, अगर आप नहीं इसको अटेंड करते हमारी कंसर्न्स को। सो वे माने नहीं। हमने फिर 300-400 लोग इकट्ठे किए, जंतर मंतर पे गए, काफ़ी एक बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन की। उसमें दिल्ली 6 से मुस्लिम भी आए हुए थे, उसमें सिख कमेटी से भी लोग थे, दिल्ली के गाँव से भी थे, शहर से थे, हर जगह से लोग थे। काफ़ी अच्छा वो इवेंट गया। उसका नतीजा है कि CNN ने उसकी काफ़ी अच्छी कवरेज की और उसके बाद बीबीसी अगले 2-4 दिन में ही बीबीसी ने अपने सारे रंग ढंग बदल दिए एंड दे स्टार्टेड शोइंग इंडियाज़ कंसर्न्स कि इंडिया इज़ द विक्टिम रेदर हियर। दैट वाज फर्स्ट थिंग के जो हमने की एंड वी फेल्ट मोटिवेटेड कि हम कुछ करें तो हो सकता है, एक फॉरेन मीडिया तक को हम हिला सकते हैं। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पे स्टेक आ गया था। रेदर वी हैड प्लाकार्ड्स बीबीसी बायस्ड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और हमारा इंटरव्यू आया था CNN में, उस टाइम वर्ल्ड वाइड दिखाया गया था कि हाउ वी आर एग्रीड विद बीबीसी। उसी दौरान मुझे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, तो ही वाज आल्सो लुकिंग कि हम मिल के कुछ करें। सो वी फाउंड संपूर्ण परिवर्तन। वो उसके साथ फिर 2012-13 तक मैंने काम किया, लेकिन उस दौरान फोकस हमारा था एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन पर। सो वी वर लाइक, एक तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो करप्शन था, पैन कार्ड बनने में आपको रिश्वत देनी पड़ती थी। फिर दिल्ली विद्युत बोर्ड हमने टेकअप किया, जिसके अंदर आप जाएंगे तो हर चीज़ के लिए रिश्वत चलती थी, दलाल वहाँ बाहर बैठे होते थे। सो वी टुक अप दीज 2 डिपार्टमेंट्स। जगह जगह हमने बैनर लगाए, दिल्ली विद्युत बोर्ड के बाहर हमने हेल्प डेस्क लगाया, जनता आती, RTI भरवाते, उनका करवाते। तो इस तरह दिल्ली विद्युत बोर्ड के 2 डिस्ट्रिक्ट हमने करप्शन फ्री कर दिया। और इनकम टैक्स में पैन कार्ड और रिफ़ंड, इनकम टैक्स रिफ़ंड में बहुत घपलेबाजी होती थी। तो इन दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी धरने दिए। तो बस ये करते करते 2004 में मुझे पता लगा कि महिपालपुर एरिया जो है, वसंत विहार महिपालपुर एरिया, यहाँ काफ़ी मॉल बन रहे हैं।
सो आई रियलाइज कि इट्स अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया, रिच एरिया है। और फॉरेस्ट देखा, बहुत प्यारा ओरिजिनल फॉरेस्ट है विच इज़ रेयर टू गेट। एक ओरिजिनल विल्डरनेस है ना, वो उसका अलग ही महत्व है और वो आपको यू कांट क्रिएट इट। सो दैट एंटाइज्ड मी के वी मस्ट प्रोटेक्ट इट। तो एक प्रोफेसर विक्रम सोनी हैं जिनको मैं आज तक गुरु मानता हूँ इस मामले में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के मामले में। ये साइंटिस्ट फिजिसिस्ट हैं, तो उनके साथ टीमिंग अप की एंड वी फॉर्म्ड रिज बचाओ आंदोलन। और एक और संगठन बनाया था CPQLW, सिटीजन्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्वेरीज एंड लेक्स विल्डरनेस, क्योंकि ये सब क्वेरीज लेक्स विल्डरनेस वहाँ थी, तो इन सबको प्रिजर्व, तो ये 2 तरह के संगठन बने। वी डिड पब्लिक इवेंट्स लाइक डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग द अथॉरिटीज़ एंड ऑल दिस, सारी चीज़ें की। अल्टीमेटली अथॉरिटीज़ पे खास असर नहीं पड़ा, तो वी वेंट टू कोर्ट। और प्रशांत भूषण जी हैज़ बीन was kind enough to help us in this matter, and he took up our case in Supreme Court. We managed to get the mall stayed. Finally they got through. वो अपना मामला होता है जुडिशरी का और ये, लेकिन ये कि we managed to get rest of 690 acres conserved, preserved, protected. दिखते तो देखिए सबसे बड़ी ये है कि कम्युनिटी एज सच, शहर के अंदर कम्युनिटी, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। यू माइट गेट सम RWA, बट द RWA आर रियली नॉट द ऑर्गेनाइज्ड फेस ऑफ द कम्युनिटी। सो लोगों को जोड़ना टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म बहुत कठिन था। कुछ लोग आ भी जाते, बट दे वर सिंपली ऑफिस बेयरर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। द कम्युनिटी एज ए होल वॉज हार्डली अपेयरिंग। दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज इन द होल कैंपेन। फाइनली वसंत कुछ RWA, कुछ उसके मेंबर आ जाते, महिपालपुर गांव की गांव ग्राम सेवा समिति के कुछ लोग आ जाते, वसंत विहार के मिलजुल के कुछ एक्टिविस्ट, दूर मेधा पाटकर तक आई हैं, राजेंद्र सिंह आए हैं, लेकिन शहर के लोग इतने नहीं आए। लेकिन जितने भी शहर के अंदर कैंपेन्स अगर ज़्यादातर होते हैं तो दे आर मोर लेस दे बिलोंग टू एक्टिविस्ट। कम्युनिटी नहीं जुड़ पाती ज़्यादा। इसकी मेन वजह यह है कि शहर का आदमी एक तरह से, शहर में जब लोग आते हैं तो वो सोशल बॉन्ड्स को तोड़कर एक इंडिविजुअल लाइफ जीने के लिए आते हैं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ, सो दैट दे डोंट हैव टू, आर नॉट बाउंड बाय देयर सोशल ऑब्लिगेशंस। उस आज़ादी के लिए आते हैं। वो आज़ादी आपको उसकी भी कॉस्ट होती है, आप अब उस कॉस्ट को पे नहीं करना चाहते। देखिए, अवेयर तो किया जा सकता है, सम एक्टिविस्ट और सम एनजीओ कैन टेक अप द कॉज, अवेयर वे कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी कोई एक्शन ले, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो शहर का तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। गांव का भी, अब पूरे देश के गांव का ये हाल हो चुका है कि वहाँ भी आप कम्युनिटी एक्शन उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो क्या गया कि कम्युनिटीज़ पूरी तरह शहर हो चाहे गाँव में टूट चुकी हैं। गाँव में सरपंच के जो चुनाव होते हैं या पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसमें पूरी कम्युनिटी टूट जाती है। जब गांव के अंदर यूनिटी नहीं, दे कांट हैव ए कॉमन डायलॉग, दे कांट टेक ए सिंगल डिसीजन, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू डू ए कम्युनिटी वर्क टुगेदर। तो अब पूरे देश का यही हाल है और ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। अगर यही चलता रहा तो वी हैव टू फाइंड ए वे आउट, और ये रास्ता भी गाँवों से ही निकलेगा, क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ कॉमनलिटी है वहाँ के रेजिडेंट्स में, गांव के रेजिडेंट्स में, कि भाई दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर या दे हैव ए कॉमन, दे शेयर कॉमन रिसोर्सेज। इट्स ए स्मॉल प्लेस, ए विलेज ए स्मॉल प्लेस जहाँ दे रिलेट टू ईच अदर, तो वहाँ चांसेस फिर भी ज़्यादा हैं। तो इट इज़ द विलेजेस विच आर गोइंग टू शो द वे, नॉट द सिटीज़। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। यही है कि रिसोर्सेज वे गाँव के लोग कुछ बचते हैं तो वही करते हैं थोड़ा बहुत। शहर में बड़ा मुश्किल है। दीज आर जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, दोज आर एक्सेप्शंस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। देखिए, रिज बचाओ आंदोलन किया था हमने 2004 में शुरू तो उससे पहले ही था, पर रिज बचाओ के नाम से 2004 में शुरू हुआ था। 2007 में हमें पता लगा कि यमुना फ्लड प्लेन्स के ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनने जा रहा है। प्रोफेसर सोनी से साइंटिस्ट अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, ही डज वेरी गुड रिसर्च। तो
दो certain things are very easy to understand कि floodplain में there is lot of young element sand which absorbs lot of water. So he did those calculations and came out with a finding. तो वो एक पानी का स्रोत है हमारी ये जो फ्लड प्लेन्स हैं, और हमारी जो नदियां हैं हिंदुस्तान की नदियां या मानसून की, खासकर नॉर्थ इंडिया की मानसून रिवर्स हैं, ये पानी अपना सारा लाती है मानसून में 3 महीने में। अब वो 3 महीने जो पानी लेके आएंगे एकदम से जो फ्लो आता है वो कहाँ स्टोर होगा? तो जो ये फ्लड प्लेन, ये नेचुरल मैकेनिज्म हमारा प्राकृतिक तरीका है नदियों का उस पानी को स्टोर करने का। तो ये सब हमारी रिसर्च से निकला। तो फिर हमने यमुना फ्लड प्लेन, यमुना खादर पर किसानों से मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए, एक यूथ फॉर जस्टिस ग्रुप है, कुछ एक्टिविस्ट और जुड़े, फिर जल बिरादरी राजेंद्र सिंह आए। तो इस तरह करके अच्छा खासा, और IIT और UGC के JNU के साइंटिस्ट जुड़ गए। एक अच्छा खासा काफ़ी डाइवर्स ग्रुप एक साथ आ गया और हमने यमुना सत्याग्रह शुरू किया। और उसका नतीजा ये रहा कि खेलगांव तो बन गया, उसको तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन बाकी जितनी प्रोजेक्ट आनी थी फ्लड प्लेन से, क्योंकि फ्लड प्लेन वाज फुली ओपन कि इस पर डेवलपमेंट की जाए, करीब 18,000 करोड़ की तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट आनी थी। तो वो प्रोजेक्ट सब कैंसिल हुई और 2008 में नोटिफाई कर दिया LG साहब ने। अच्छा, इसमें देखिए सबसे नोट करने वाली बात ये है ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा जो सक्सेस हमें मिला, जो फ्लड प्लेन को कंजर्व हम करवा पाए बायोडाइवर्सिटी और वाटर रिचार्ज के लिए, कि कोई अर्बनाइजेशन नहीं होगी फ्लड प्लेन पे, ये सब एक बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेंद्र खन्ना। अब उस अकेले शख्सियत ने इंटरेस्ट लिया और इसकी मेरिट्स देखी, उन्होंने एक कमेटी बनाई और फाइनली इट कंक्लूडेड कि भाई यमुना का जो खादर है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है पानी का। पूरा पानी ये स्टोर करता है, इतनी स्टोरेज की कैपेसिटी आप कहीं नहीं बना सकते। एक पूरी दिल्ली का जो यमुना खादर है वो एक बांध के बराबर है जो हम पहाड़ों में बनाते हैं। तो जब इतना पानी ये स्टोर कर सकता है तो इसको क्यों बर्बाद करें, क्यों इस पर अर्बनाइजेशन करें? नहीं, देखिए तो नेचुरल है कि एनवायरनमेंट के प्रति जो पैशन है, ये कोई आई कांट से कि मैं वहाँ से आया। कुछ इंसिडेंट होते हैं उनको देखकर लगता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, बचपन में स्कूल में जाता था, यमुना में गंदगी बढ़ती जाती थी। मैं पहले 7th में गया जब देहरादून तो कम स्मेल थी, जब मैं 12th में जा रहा था तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई थी। तो ऐसे इंसिडेंटों से, लेकिन इंसिडेंट्स का असर पड़ता है, वो अब मेरा कुदरती स्वभाव है। लेकिन ये सब प्रेरणा तो इसी तरह है, लेकिन लोगों का समर्थन जो आप बात कह रहे हैं, समर्थन हमें इन दोनों आंदोलनों में समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। जो कम्युनिटी लोग, ये नहीं कि लोग उठ के आ गए, हुजूम बन गया, अजीब बजाते हैं रिज फॉरेस्ट का, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुंडका में जन्म हुआ था, तो वहाँ मैं जब कॉलेज तक था तो मुंडका में रहते थे, खेत थे हमारे पास चारों तरफ और शुद्ध हवा थी, तालाब थे, तालाब में नहाना सीखा भैंस की पूँछ पकड़ के वो साफ़ हवा, साफ़ पानी, धीरे धीरे देखा कि सब गंदगी हो चुकी है, रहने लायक नहीं बचा है। AQI दिल्ली का 400 हो गया अब नॉर्मल। तो ऐसी हालत में अब मेरे सामने मेरी मातृभूमि का हालत ये हो गई है कि आप रह नहीं सकते। अगर दिल्ली से बाहर जाएंगे तो थोड़े आप ठीक रहेंगे, आपके चेहरे पे भी ग्लो आ जाएगा, और आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है तो अपने आप ठीक हो जाती है। ये मैंने देखा है, तो अपने आप झकझोरे जाते हैं सब वाक़यात को देखकर। अब लोग मोटिवेट होना हो, लेकिन मेरा तो मन करता है कि नहीं, वी नीड टू स्टॉप दिस। हवा भी साफ़ रखनी है, पानी भी साफ़ रखना है। नहीं, देखिए कोई भी अच्छा काम आप करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ता है। आप पाने की मत सोचिए, अगर आप पाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। आप नाम पालेंगे, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बहुत लोग, आपको नाम बहुत पा लिया उन्होंने, लेकिन एक्टिविटीज़ फिर कॉस्मेटिक रह जाती हैं। आप तैयार रहिए हार्डशिप्स के लिए। घर में भी आएंगी बहुत हार्डशिप्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसा दिमाग आपकी बीवी और बच्चों का हो। आमतौर पर 99% केस में नहीं होता है। तो ये थी दीवान सिंह जी से हमारी एक छोटी सी मुलाकात।
आप भी उन लोगों में से ज़रूर शामिल होंगे जिन्होंने अपने बैल्कनी में या अपने टेरेस पर कुछ फूल पौधों के ज़रिए अपनी हरियाली को बचाने की कोशिश की होगी। आप भी पार्क अक्सर जाते होंगे, वहाँ पर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और ख़ुद आप किस तरह की कोशिशें करते हैं अपने पर्यावरण के संसाधनों को बचाने की। तो ये तमाम बातें आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के ज़रिए। साथ ही प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।